जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किसी भी संदिग्ध मामले में या किसी भी चाहे 107, 51 या 126, 70 की ही कार्रवाई क्यों ना कर रहे हो, कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति को जब हम थाने में ले जाते हैं तो अमूमन आपको देखने को मिलता है या आपकी मन में एक धारणा होती है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई होती है या फिर कस्टडियल जो भी कस्टोडियल टॉर्चर होता है वो होता है या फिर जो हमारे CIA टीम लेके जाती है वो मारपीट करती है। तो मेरे भाई, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से हर एक गिरफ्तार व्यक्ति की, चाहे उसको एक प्राइमरी इंक्वायरी के लिए ही क्यों ना रखा गया हो, यदि उसको गिरफ्तार किया गया है, चाहे वह प्राइवेट पर्सन के द्वारा हो या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा हो या हमारे पुलिस पर्सन के द्वारा हो, चाहे संदिग्ध मामले में हो, चाहे शक के बिना पे हो या किसी भी या आरोप उसके ऊपर आरोप लगा रखे हो किसी ने, किसी भी यदि कारण से यदि उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन मीन्स एक चिकित्सा परीक्षा करवानी बहुत ज़रूरी होती है। और उस गिरफ्तार व्यक्ति की यदि हम चिकित्सा परीक्षा मीन्स मेडिकल एग्जामिनेशन यदि करवा लेते हैं तो उसके बाद उसके साथ कोई भी कस्टोडियल टॉर्चर मारपीट वगैरह होती है तो हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश होके उसके बारे में बतला भी सकते हैं और उचित जो भी हमारा पुलिस कर्मचारी है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ जो हमारा आम आदमी है जिसके साथ एक अननेसेसरी जो टॉर्चर हुआ था पुलिस कस्टडी में, उसको उसका अधिकार के बारे में पता हो सकता है और उसको न्याय मिल सकता है भाई, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह एक आरोपी का मेडिकल करवाया जाता है, क्या उसके अधिकार होते हैं, किस तरीके से चिकित्सा अधिकारी का अधिकार होता है कि उसको कौन सी वो रिपोर्ट्स देगा। इसके अलावा यदि हम गिरफ्तार व्यक्ति हैं, संदिग्ध तौर पर भी गिरफ्तार किए गए हैं, तो भी हमें एक नोट देगा कि भाई आप फिजिकली पूरी तरीके से आज के दिन फिट हो। यदि अगले दिन मेडिकल होती है और कोई चोट फेट लगती है तो इट मीन्स वह पुलिस के द्वारा मारी गई है या फिर मीन्स जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में, तो आप उसका हवाला दे सकते हो भाई, ठीक है। इसके अलावा जो फिल्मों में आप देखते होंगे कि भाई आइडेंटिफिकेशन, भाई एक व्यक्ति के साथ कोई भी मारपीट होती है, कोई भी घटना होती है तो उसके सामने उसी तरीके के 5-6 चेहरे ला दिए जाते हैं और भाई पहचाना जाता है, हाँ भाई इनमें से पहचान हूबहू जैसे चेहरे होते हैं। तो उस तरीके से मीन्स आइडेंटिफिकेशन शिनाख्त कैसे की जाएगी। इसके अलावा क्या कोई पुलिस अधिकारी जिसको मतलब कि जो एक अधिकृत पुलिस अधिकारी है जिसको अधिकार है कि वह उसको गिरफ्तार कर सकता है जिस भी संदिग्ध व्यक्ति को, क्या उससे कोई नीचे लेवल का भी अधिकारी उसको या कर्मचारी उसको गिरफ्तार कर सकता है उस व्यक्ति को, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जो जेल में या पुलिस हिरासत में किसी भी व्यक्ति को रखा जाता है तो उसकी स्वास्थ्य की या फिर उसके खाने पीने की जिम्मेवारी किसकी होती है, उसको उचित खाना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा या ना देके उसको टॉर्चर किया जाएगा या कौन उसके पैसे देगा, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यदि मैंने कोई भी पुलिस अधिकारी ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो कितनी देर में जब मतलब कि गिरफ्तार करते ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा या कितना समय लगाया जाएगा। इसके अलावा उसकी अप्रीहेंशन की मीन्स उसकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट कब SHO को दी जाएगी या कब मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। इसके अलावा क्या हमने जो गिरफ्तार किया व्यक्ति है उसको हम छोड़ भी सकते हैं, मीन्स पुलिस कर्मचारी के पास इतनी शक्तियाँ हैं, क्या उसको छोड़ा जा सकता है। और मान लो यदि उसको हम नहीं छोड़ रहे हो या फिर वो जैसे बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि वो निकल भागता है, थोड़ा बहुत भी भाई रात में भाई आंख लग जाए उसे मुंशी वगैरह की और वो निकल भागता है, तो उस समय पुलिस की क्या कार्रवाई है और किस लेवल का पर्चा दर्ज होता है उसे जो भी भागता है वहाँ से। और इसके साथ साथ कि इन सारी गिरफ्तारियों के ऊपर इस पूरे चैप्टर को जो मैंने आपसे समझाया है इसमें कौन सी संहिता को हम प्रयोग मिलेंगे, भाई NDPS वाली, BNSS वाली, BNS वाली या कोई IT एक्ट वाली, तो कौन सी संहिता, सर्व संहिता जो BNSS की है उसको प्रयोग मिलेंगे। तो इन सभी बातों के बारे में आपको छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक देखिए और ये पूरा चैप्टर जो गिरफ्तारी का है वो आज खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसके साथ साथ जो भी मेरे आम आदमी भाई है उनको भी अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, तो एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं धारा नंबर 51 की। धारा नंबर 51 में बताया गया है कि यदि कोई भी हमारा आरोपित व्यक्ति मतलब कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, जो अभियुक्त है, जिसने किसी को चोट फेट मारी है, किसी के साथ मतलब कि मार पिटाई करी है या कोई भी ऐसा कृत्य किया है, तो जिसके ऊपर आरोप लगा रखा है उस आरोपित व्यक्ति की जो हमारा पुलिस अफसर होता है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर, उसके अनुमोदन के ऊपर चिकित्सा अधिकारी जो रजिस्टर्ड हमारा जो मेडिकल ऑफिसर होता है, जो मीन्स जैसे भाई 2019 का एक चिकित्सा अधिनियम था 2019 का, तो उसके तहत यदि कोई भी मेडिकल ऑफिसर आता है तो उसके द्वारा उसकी मेडिकल करवाई जाएगी भाई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ धारा नंबर 51 में मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझाऊंगा, आपको अपने आप समझ लेना है भाई, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज नहीं बताऊंगा। तो धारा नंबर 51 में बताया गया है कि
धारा नंबर 51 में बताया गया कि कोई भी एक्यूज्ड पर्सन है उसका पुलिस अधिकारी की रिक्वेस्ट के ऊपर मेडिकल ऑफिसर द्वारा मेडिकल किया जाएगा। पुलिस अधिकारी कौन होगा, या आप अपनी बुक में करेक्ट कर सकते हो, पुलिस अधिकारी उसमें दे रखा है एसआई या एसआई की रैंक से ऊपर का अधिकारी। परंतु अब नए बीएनएसएस, पहले ये सीआरपीसी में था, परंतु अब बीएनएसएस में कोई भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी किसी भी जो भी आरोपित व्यक्ति है उसकी मेडिकल करवा सकता है, उसकी मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में जा सकता है भाई, ठीक है। और किन कारणों के लिए जाएगा, जो आरोपित व्यक्ति है जिसने यह घटना घटित की है तो उसकी मेडिकल मजबूरन हमें करवानी पड़ेगी। यह मतलब कि डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है कि भाई करवाओ या ना करवाओ, ये तो करवानी ही पड़ेगी यदि पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि सबूतों को जुटाने के लिए कि उन सबूतों के बिहाफ पे उस आरोपित व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई भी ऐसा साक्ष्य आता है तो उसको सजा दिलवाई जा सके और जो हमारा विक्टिम भाई था उसको न्याय दिलाया जा सके, ठीक है ना भाई। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला रिक्वेस्ट कौन करेगा, कोई भी पुलिस कर्मचारी। दूसरा मतलब कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कौन करे देगा, रजिस्ट्रीकृत कोई भी हमारा जो चिकित्सक अधिकारी है वो। इसके बाद अन्य किसी भी रेंज का मतलब कि आरोपित होगा। इसमें ये नहीं है कि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति की मेडिकल होगी, इसमें सिर्फ आरोपित व्यक्ति की मेडिकल होगी। इसी के पॉइंट में मतलब 2 नंबर पॉइंट पे हम कहते हैं कि यदि कोई महिला का इसी तरीके से चिकित्सा प्रशिक्षण करवाना है, मतलब कोई महिला आरोपी है तो उसका महिला अधिकारी द्वारा करवाया जाएगा। और जो रजिस्ट्रीकृत महिला जो है ना भाई मेडिकल ऑफिसर, उसी के द्वारा उसका या फिर उसके पर्यवेक्षण में मतलब कि वो वहाँ पे खड़ी है उसकी देख रेख में उसका मेडिकल प्रशिक्षण करवाया जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उसी आरोपित व्यक्ति की जो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई हमने, पहले में मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई, दूसरे में हमने महिला की करवाई, तीसरे पॉइंट में ये जो चिकित्सा अधिकारी है इसकी यह ड्यूटी बनती है कि जल्दी से जल्दी उस मेडिकल रिपोर्ट को, जो भी उसका मेडिकल हुआ है उस मेडिकल रिपोर्ट को चिकित्सा मतलब जो हमारा पुलिस ऑफिसर है उसके हवाले करेगा भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 52 में बताया गया है कि कोई भी जो रेप का आरोपी है तो रेप का आरोपी, रेप की विक्टिम की मेडिकल कहाँ होती है, जो पहले धारा नंबर 164 ए में होती थी जो सीआरपीसी में थी, अभी धारा नंबर 184 में होती है रेप विक्टिम की जो महिला होती है। और रेप जो एक्यूज्ड होता है, जो आरोपी होता है, उसकी मेडिकल होगी धारा नंबर 52 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसमें 4 पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसकी पुलिस अधिकारी की रिक्वेस्ट के ऊपर ये मेडिकल की जाएगी, और दोनों में पिछले धारा नंबर 51 में भी धारा नंबर 52 में भी आप ये मान लेना, यदि वह आरोपी व्यक्ति है और वह मेडिकल करवाने से भागता है या बचता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि उसने अपराध किया है और साक्ष्य मिल गए भाई, जैसे भी मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसको अंदर किया जाएगा, तो वो भागने की कोशिश करेगा, तो पुलिस फोर्स अपना पूरा बल लगा सकती है उसको पकड़ने में और उसका मेडिकल करवाने में, ठीक है। ये 51 में भी एप्लीकेबल है और 52 में भी भाई, ठीक है। इसके बाद 52 में मैं आपको बताऊंगा, पहले पॉइंट में क्या हुआ, उसकी मेडिकल करवाएगा कोई भी पुलिस अधिकारी करवाएगा, और उस आरोपित व्यक्ति जो रेप का मतलब कि आरोपी है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि जो रिपोर्ट तैयार करेगा मेडिकल ऑफिसर, वह रिपोर्ट उसमें क्या क्या लिखा होगा, उस रिपोर्ट में सबसे पहले उसका नाम पता, जो भी आरोपी है उसका जिसका मेडिकल कर रहा है उसका नाम पता लिखेंगे, क्योंकि बाद में भाई मुकर भी तो सकता है मेरी मेडिकल नहीं थी और किसी की करवा दी और किसी का कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसका नाम पता, या फिर उसको जो वहाँ पे लिखा है उसका नाम पता। दूसरे नंबर पे हम उसका भाई जो भी जैसे एज होगी, कितनी उम्र है उसकी उम्र उसमें मेंशन करेंगे। तीसरे पॉइंट पे यदि उसके कोई भी चोट फेट आई है तो वो मेंशन करेंगे। चौथे पॉइंट पे यदि कोई भी डीएनए प्रोफाइल के लिए हमें उसके कोई भी मीन्स जैसे भाई हमने कोई भी चीज़ ली है उसके शरीर से तो वो चीज़ मेंशन करेंगे। और 5वें नंबर पे उसके अलावा यदि कोई भी चीज़ हमने उसके शरीर से ली है, मीन्स डीएनए प्रोफाइल के अलावा यदि शरीर से कोई भी चीज़ ली है तो उसको हम मेंशन करेंगे, ठीक है भाई। तो ये पाँचों की पाँचों चीज़ मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद इसी का पॉइंट नंबर 1 क्या था, एक था भाई जो भी रेप का मतलब कि आरोपी व्यक्ति है उसकी मेडिकल करवाएंगे, और किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा करवाया जा सकता है, उचित बल हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे में क्या था, उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी थी। वे 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, नाम पता, उम्र या फिर चोट फेट है या नहीं, पहले मतलब कि ये सारी चीज़ें। अब तीसरा पॉइंट आता है कि जो मेडिकल ऑफिसर है वो जो रिपोर्ट बनाएगा, जो तथ्य पे आएगा, वो जो कंक्लूजन पे आएगा, उसके कारण क्या है, मीन्स किन रीजन्स के बिहाफ पे वह उस तथ्य पे पहुंचा है, तो वो रीजन्स वहाँ पे मेंशन करेगा। चौथा पॉइंट है कि कब उसने यह मेडिकल जो रेप का आरोपी है उसकी शुरू की, कब उसने बंद करी, वह पूरा टाइम भी मेंशन करेगा। और 5वां वह मेडिकल रिपोर्ट उस अधिकारी को, जो अधिकारी हमारा होता है भाई, कौन अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी, उसको वह रिपोर्ट बिना किसी देरी के वह दे देगा, मतलब जितनी देर में भी तैयार हो जाएगी भाई, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 53। ये सबसे मुख्य धारा है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। तो गिरफ्तार तो यार किसी भी शक के दायरे पे कर लेते हैं, या कोई भी जैसे हम 126-70 की मीन्स जो 107-51 की कार्रवाई होती थी उसके लिए भी गिरफ्तार कर लेते हैं, किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा भी संज्ञेय मामले में गिरफ्तार करके थाने में ले जाया जा सकता है। तो इन सभी मामलों में यदि थोड़ी बहुत देर के लिए भी आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है कि करवानी ही पड़ेगी आपको उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जाएगी उस व्यक्ति की। दूसरे पॉइंट में क्या है, दूसरे पॉइंट में है कि जो भी मतलब कि महिला का, तो भाई इसमें हर चीज़ में आप ध्यान रखना कि महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन कोई भी रजिस्ट्रीकृत महिला अधिकारी द्वारा ही करवाया जाएगा, और आगे मेडिकल ऑफिसर महिला ही होनी चाहिए या उसकी देखरेख में होगी भाई। ठीक है, इसके बाद बात आती है 53 की 2 में कि भाई जो मतलब कि उसके चोट फेट कोई भी लग रखी है पहली, तो वो चोट फेट उसको पहले ही बता देंगे। और यदि मतलब कि उसकी जो भी रिपोर्ट है कोई भी चोट फेट नहीं है या कोई भी चोट फेट है तो उसकी एक कॉपी उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी दी जाएगी, ताकि वह बाद में दिखा सके कि भाई मेरे उस टाइम तो कोई भी चोट नहीं लग रही थी, मेरे तो रिमांड के बाद चोट लगी है। ठीक है ना, या फिर उसके कोई भी जो जिसको मेंशन करता है भाई मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, इसको आप रिपोर्ट दे दीजिए, तो उसको भी रिपोर्ट दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान करके सुन लिए। और ये ही रिपोर्ट इसके पॉइंट नंबर 3 में है कि ये रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को जो मेडिकल रिपोर्ट है जो गिरफ्तारी व्यक्ति की मेडिकल करवाई गई है बिना किसी देरी के उस हमारे पुलिस अधिकारी को भी दे दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 54। धारा नंबर 54 में बताया गया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट अरेस्टेड पर्सन, मतलब कि कोई भी पर्सन अरेस्ट किया है तो जो भी विक्टिम है या फिर जो उसका गवाह है जो उसको पहचान सकता है उसे हूबहू 5-4 आदमी लेके आएंगे और उसको पहचानने के लिए बोलेंगे कि आप पहचानते हो कि नहीं। परंतु यह SHO की सिफारिश के ऊपर, मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के ऊपर ही यह शिनाख्त करवाई जाएगी भाई। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 55। धारा नंबर 55 बात करती है कि कोई भी हमारा पुलिस अधिकारी जो एक अधिकृत पुलिस अधिकारी है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बिना वारंट के होगा, तो भाई सीधी सी बात है कि वो वारंट उस दूसरे को दे देगा, वो तामील करवा लेगा, उसको गिरफ्तार कर लेगा। जो भी गिरफ्तार किया जा रहा है व्यक्ति उसको वारंट दिखा देगा कि भाई तेरे खिलाफ ये वारंट है, मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ। ठीक है, परंतु बिना वारंट वाले मामलों में भी यदि हमारा पुलिस अधिकृत व्यक्ति जैसे इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर अपने SI को या हवलदार को भी गिरफ्तार करने के लिए भेज सकता है। उस गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को क्या एक समरी तैयार करेगा, रिटर्न ऑर्डर तैयार करेगा कि इस रिटर्न ऑर्डर के बिहाफ पे तू जा भाई और तू गिरफ्तार करके ले आ। और जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति होगा वह जो जिसको गिरफ्तार कर रहा है उसको रिटर्न ऑर्डर दिखा देगा, जैसे वारंट दिखाते हैं तो उसको रिटर्न ऑर्डर दिखा देगा कि भाई इस मुकदमे के तहत इन धाराओं के तहत मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो ये धारा नंबर 55 में है कि आपसे जो भी नीचे का अधिकारी है उसको भी आप गिरफ्तार करने के लिए भेज सकते हो। इसके बाद धारा नंबर 56। धारा नंबर 56 में बताया गया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा, तो स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है हमारे MHA की, या हमारा जो भी आयु उसको गिरफ्तार करता है तो उसको टाइम टू टाइम खाना दिया जाएगा, कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर के दिखाया जाएगा, कोई भी फ्रेश होना है, टॉयलेट जाना है, या कोई भी उसकी पूरे दिन की दिनचर्या है जिससे वे सुरक्षित और महसूस मतलब कि सेफ महसूस कर सके, वह जिम्मेवारी होगी हमारे पुलिस कर्मचारी होगी भाई। ठीक है, उसका पूरी देख रेख रखी जाएगी उसके खाने पीने की और उसके स्वास्थ्य की। धारा नंबर 57 कहती है कि यदि कोई भी गिरफ्तार किया व्यक्ति है उसको बिना किसी देरी के SHO साहब के सामने या फिर हमारे मजिस्ट्रेट के सामने उसको हम हाजिर करेंगे, लेके जाएंगे। जबकि जब गिरफ्तार करते ही ये नहीं है कि भाई 5 घंटे और ही कहीं लिया घूम रहे हैं और उसको पिटाई किए जा रहे हैं या और कहीं कारावास में रख रखा है या उसको टॉर्चर कर रहे हैं या और कुछ हाँ भरवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही गिरफ्तार किया सीधा SHO के पास या फिर मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाने के आप अधिकृत है कोई भी पुलिस कर्मचारी। ठीक है भाई, इसके बाद धारा नंबर 58 में बताया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया संदिग्ध व्यक्ति को तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा भाई। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे जैसे भाई मुंबई से गिरफ्तार करके ले आ रहे हैं तो ये नहीं है कि भाई 24 घंटे में तो मेरे को तो कोर्ट में पहुंचा जा रहा है। जो यात्रा का समय है उस यात्रा को समय को एक्सक्लूड करके मतलब हटा के और फिर 24 घंटे में उसको भाई मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। नहीं किया तो उसके पुलिस अफसर के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। मीन्स जैसे उसको कारावास में रख लिया 127(2) की कार्रवाई हो सकती है, आप जाके देख सकते हैं भाई। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 59 की। धारा नंबर 59 में बताया गया है कि रिपोर्ट ऑफ एनी दिस एप्रीहेंशन टू दैट पुलिस ऑफिसर, मतलब टू दैट मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर द्वारा रिपोर्ट करना उस एप्रीहेंशन का मजिस्ट्रेट को यह कंपलसरी है, चाहे उसने पुलिस ऑफिसर ने उनको जमानत दे दी हो या जमानत दी ना दी हो या जैसा भी मामला हो, तो पुलिस ऑफिसर को उसकी एप्रीहेंशन, उसकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को जल्दी से जल्दी भेजना जरूरी है भाई। ठीक है, इसके बाद धारा नंबर 60। धारा नंबर 60 बताती है कि जो ये गिरफ्तार किए
किए गए व्यक्ति थे इनको छोड़ा जाना। तो किस बिहाफ पे छोड़ा जाएगा भाई, 3 आधार है, या तो मजिस्ट्रेट कहेगा तो छोड़ देंगे, या बेल बॉन्ड होगा तो छोड़ देंगे, या फिर बॉन्ड होगा मीन्स बंद पत्र के, या फिर जमानत पत्र पे, या फिर मजिस्ट्रेट के कहने पर छोड़ देंगे। बंद पत्र क्या होता है कि उसी के कोई भाई बॉन्ड भरवा लिया, हाँ भाई मैं आ जाऊँगा, टाइम से आ जाऊँगा, ये सारी बात है। मीन्स विदाउट श्योरिटीज़, बिना किसी श्योरिटी के, बिना किसी भी मतलब 50,000 लिखवा लिए, 1 लाख लिखवा लिए, बिना किसी श्योरिटीज़ के हम छोड़ रहे हैं तो वो बंद पत्र हो गया, उसके बंद पत्र पे ही छोड़ रहे हैं। जमानत पत्र मीन्स विद श्योरिटीज़, मतलब 50,000 का जैसे बॉन्ड भरवा के हम उसे छोड़ रहे हैं, और मजिस्ट्रेट के कहने पे तो भाई हम छोड़ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये धारा नंबर 60 में था। इसके बाद धारा नंबर 61 में बताया गया कि इस गिरफ्तारी से, जैसे हमने हिरासत में ले रखा है, थाने में ले रखा है, चौकी में ले रखा है, या पकड़ रखा है हमने कहीं, तो उस हिरासत से यदि कोई व्यक्ति छूटा उसको ले जाता है या वो छूट के भाग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का पूरे भारत में हम पीछा करके उससे पकड़ सकते हैं। ये नहीं कि बस दूसरा राज्य में घुस गया, दूसरे जिले में घुस गया, हम उसको नहीं पकड़ेंगे, पूरे भारत देश में उसका पीछा करके उसका पकड़ के वापस ला सकते हैं हम, ठीक है। और लास्ट धारा नंबर 62 में बताया गया है कि ये सारी गिरफ्तारी धारा नंबर 35 से लेकर धारा नंबर 61 तक की सारी कार्रवाई हमारी जो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसके अनुसार ही की जाएगी। जैसे बिना वारंट गिरफ्तारी है, उसके लिए क्या क्या नियम कानून है, या फिर अरेस्ट मेमो तैयार करना पड़ेगा, या फिर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, या जो भी हमारा जैसे सशस्त्र बल के जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण हैं उनको किन किन मामलों में छूट प्राप्त है, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, हथकड़ी कब लगाई जाएगी, उनका मेडिकल कब करवाया जाएगा, तलाशी कैसे की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो संहिता है उसके अनुसार ही की जाएगी। BNSS में जो संहिता मतलब कि जो हर एक धारा में जो भी रूल्स प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अनुसार, ठीक है भाई। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है 35 से लेकर 62 तक, तो आप जाके रिवाइज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।